नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जून 2022 और पहले सप्ताह से ही जो घटनाक्रम शुरू हुआ वो जून 30 आते आते एक तरीके से आंधी में परिवर्तित हो चुका था। महाराष्ट्र में जून के पहले पखवाड़े में विधान परिषद के चुनाव होने थे। जितनी सीटों पर सत्तारूढ़ एमवीए के घटक दलों ने अपने प्रत्याशी खड़े किए, ये सोच करके किए, तीनों पार्टियों ने दो दो प्रत्याशी कि वो आसानी से जीत लेंगे, लेकिन उनके केवल 5 जीत पाए। वो जो छठी सीट का वो गणित लेकर के बैठे हुए थे वो चली गई भारतीय जनता पार्टी की झोली में। इसके बाद राज्यसभा की कुछ सीटों के लिए चुनाव होने वाले थे। इन लोगों ने ये उम्मीद लगाई कि भारतीय जनता पार्टी की तो 2 ही सीटें जीत सकती हैं वो, और जो अतिरिक्त एमएलए बचेंगे उस पर हमारा एक कैंडिडेट राज्यसभा पहुंच जाएगा। वहां भी इन्होंने मुंह की खाई। दोनों चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में भी और राज्यसभा के चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हुई, और शिवसेना हो चाहे आपका कांग्रेस हो, उनके एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की, यानी अपनी मूल पार्टियों से विद्रोह किया, बगावत की, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का पूरा पूरा बंदोबस्त कर दिया। और इन दोनों के तुरंत बाद एक तीसरी घटना हुई। तीसरी घटना ये हुई कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बहुत सारे विधायक सूरत पहुंच गए। वहां के एक 5 स्टार होटल में धीरे धीरे करके ये शिवसेना के विद्रोही एमएलए एकत्र होते गए। इसके बाद वो असम के गुवाहाटी पहुंच गए। वहां भी 5 स्टार होटल में जाकर के रुके, और कुल संख्या उनकी हो गई 40। कुछ निर्दलीय भी चले गए। अब आप मुझे ये बताइए, विधान परिषद चुनाव में इनके ही विधायक बागी हो जाते हैं, क्रॉस वोट करते हैं, और इनको पता नहीं चलता। राज्यसभा के चुनाव में यही होता है, इनके अपने एमएलए बागी हो जाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता। उसके बाद इनकी नाक के नीचे से मुंबई से निकल करके महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों को होते हुए सूरत पहुंच जाते हैं शिवसेना के ही बागी विधायक। और मुख्यमंत्री किस पार्टी का था? शिवसेना का, उद्धव ठाकरे। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके ही एमएलए और उनको समर्थन देने वाले निर्दलीय सूरत पहुंच जाते हैं, गुजरात पहुंच जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के रूल्ड स्टेट, और इनके फरिश्तों को भी पता नहीं चलता। उसके बाद वो गुवाहाटी पहुंच जाते हैं, गुवाहाटी से गोवा, और गोवा से मुंबई तब पहुंचते हैं जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके होते हैं और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के तौर पर, और उद्धव ठाकरे की सरकार का पतन हो चुका होता है। इस बीच बड़ा ड्रामा हुआ, क्योंकि इनको खीज मिटानी थी, इनको पता ही नहीं चला था। सत्ता में रहते हुए ये इनकी जो खुफिया विभाग था, जो इंटेलिजेंस था, वो भी फेल, ये भी फेल। और अगर कोई पॉलिटिशियन इस तरीके से फेल होता है, इसका मतलब ये है कि ये संवादहीनता की पराकाष्ठा।
आपको पार्टी के भीतर ही क्या हो रहा है, सरकार के भीतर ही क्या हो रहा है गुपचुप तरीके से, इस तक की जानकारी नहीं थी। एकनाथ शिंदे आपके बीच का ही जाकर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेता है और आप हाथ मलते रह जाते हैं। उस समय इनके जो ये बड़े बोले प्रवक्ता हैं, सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत, रोज ये धमकी देते थे कि जरा उनको आने दीजिए, गद्दारों को मुंबई की सड़कों पर ही उनसे निपटा जाएगा। लेकिन क्या हुआ, वो तो बड़ी शान से बस में बैठ करके मुख्यमंत्री के साथ गोवा से मुंबई पहुंच गए और ये उनका कुछ नहीं उखाड़ पाए। एक और घटना का मैं उल्लेख करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। अजित पवार एनसीपी के एमएलए के साथ जाकर के शपथ ग्रहण करते हैं राजभवन में उप मुख्यमंत्री की। उनके साथ एनसीपी के 9 और एमएलए शपथ ग्रहण करते हैं मंत्री की, और शरद पवार को पता ही नहीं चलता, उनको पता नहीं चलता कि उनका अपना भतीजा क्या कर रहा है। ये सब किस्से कहानियां सुनाने के पीछे बस मेरा ये साबित करने का एक मकसद है, हेतु है कि ना तो उद्धव ठाकरे को और उनकी पार्टी के नेताओं को कुछ पता था जब क्रॉस वोटिंग हो रही थी विधान परिषद चुनाव राज्यसभा में और राज्यसभा चुनाव में, और ना उनके एमएलए के बगावत करके सूरत के रास्ते गुवाहाटी पहुंचने का उनको कोई जानकारी थी, ना शरद पवार को पता था कि उनका भतीजा क्या करने जा रहा है। और ये लोग मतलब जो इनके भोंपू हैं, मीडिया के लोग, उनको तो ये भी पता नहीं था, उस समय तक भी पता नहीं था जब अजित पवार अपने घर से निकले गाड़ी में बैठ करके कि ये जा कहां रहे हैं। जब वो राजभवन पहुंच गए, जब शपथ ग्रहण शुरू हो गया, उसके बाद इनको पता लगा कि देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने एक और कांड कर दिया, एक और बदलापुर पूरा हो चुका है। जो जून 2022 में उद्धव ठाकरे के साथ किया था, वही अब जून में आकर के, जुलाई में आकर के 2 जुलाई को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ भी कर दिया है। और इन दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों निपटाया, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर नवंबर 2019 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस के साथ जो किया, और उसके बाद उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को इन्हें सबक सिखाना ही था और इनको सबक सिखाया गया। ये सब मैंने केवल इसलिए बताया है कि पिछले कुछ दिनों से ये संजय राउत और इनकी जो पूरी भजन मंडली है, जो मुंबई में ही रहती है और अलग अलग मीडिया हाउसेज में बैठी हुई है, ये कोई राग आलापना शुरू करते हैं तो वो इनसे पहले आ करके जो है गाना शुरू कर देते हैं, और करीब करीब पूरे मीडिया हाउस में वहां इन्हीं के द्वारा उगली हुई चीजों को परोस दिया जाता है पाठकों को या दर्शकों को। अब पिछले कुछ दिनों से कहा जा रहा है कि साहब एकनाथ शिंदे की जगह कोई और मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। मतलब ये अपने आप में ही चंडू खाने की है और वाहियात बात है। देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं, भाजपा नेतृत्व भी अपनी रणनीति लगभग खोल करके रख चुका है कि वो एक मराठा के नेतृत्व में ही चुनाव मैदान में जाएंगे 2024 में, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। इनकी समझ में ये बात नहीं आ रही है, ये अफवाहें फैला रहे हैं, उड़ा रहे हैं ताकि किसी तरीके से
इस सरकार के घटक दलों पर किसी तरह का कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाए। पहले कहा गया कि आपको सुप्रिया सुले का वो बयान याद होगा जब उन्होंने कहा था कि अगले 15 दिन में 2 धमाके होंगे, एक मुंबई में होगा और एक दिल्ली में होगा। वो धमाके तो आज तक नहीं हुए। जिस दिल्ली के धमाके की वो बात कर रही थी, उनको लगता था कि सुप्रीम कोर्ट एकनाथ शिंदे और उनके 15 साथियों को अयोग्य घोषित कर देगा। तो एक धमाका तो वो ये मान रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्पीकर तय करेंगे, ये काम हमारा नहीं है। दूसरा धमाका वो सोच रही थी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आएगा वैसे ही एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो वो नहीं हुआ तो ये क्यों होता? ये ऐसे ऐसे ज्योतिषी हैं, सियासत के प्रकांड पंडित हैं, जिनको कोई जानकारी नहीं होती है। अभी एकनाथ शिंदे क्यों मुख्यमंत्री पद से हटेंगे? ये कह रहे हैं कि चूंकि अब स्पीकर अयोग्यता वाला मामला तय करने वाले हैं, इसलिए एकनाथ शिंदे जाएंगे और अजित पवार मुख्यमंत्री होंगे। ये मतलब महाचंडू खाने की खबर है। एक बात, राहुल नार्वेकर, छोड़ दीजिए बाकी चीजों को, किस पार्टी से हैं, जो किस पार्टी के एमएलए चुन करके आए थे और स्पीकर बने। तो ऐसे में क्या राहुल नार्वेकर कोई ऐसा काम करेंगे जिससे सरकार पर किसी तरह का खतरा हो? और जिस तरीके से राहुल नार्वेकर ने एनसीपी के सारे एमएलए को नोटिस जारी किया, जो इनके साथ छोड़ करके आए थे उनको भी, जो नहीं आए थे उनको भी, उससे आपको क्या कोई संकेत नहीं मिलता, कोई संदेश नहीं मिलता कि वो क्या करने जा रहे हैं? लेकिन फिर भी ये चंडू खाने की इनको उड़ानी है और चलानी है। अभी शनिवार को अजित पवार का 64वां जन्मदिन था। उनके किसी अति उत्साही समर्थक ने कोई ट्वीट कर दिया कि साहब, वो जैसे नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करते हैं, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं, या सत्यनिष्ठा की, या संविधान की, जो भी, उसी तरीके से उन्होंने एक ट्वीट कर दिया अजित पवार को लेकर के। बस यही काफी था इनके लिए। जैसे कह देते हैं ना कि आपका कान जो है वो कौवा ले गया, और बिना ये चेक किए कि मेरा कान है भी कि नहीं, कौवे के पीछे दौड़ पड़ते हैं। वही हाल महाराष्ट्र का है आजकल। कहीं से कोई कुछ भी कह दे तो ये शुरू हो जाते हैं। अब जो ये मीडिया हाउसेस हैं, इनमें जो बैठे हुए उद्धव ठाकरे और शरद पवार के प्रति आस्थावान जो संपादक या कॉरेस्पोंडेंट है, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। अजित पवार को अगर मुख्यमंत्री ही बनाना होता तो उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया है? उनको तभी मुख्यमंत्री बना देते। और मुख्यमंत्री उनको बनाए क्यों? पहली बात कि ये एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक अयोग्य घोषित नहीं होंगे। नंबर 2, अगर होंगे भी तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, अजित पवार क्यों बनेंगे? मतलब एक सामान्य सी, लेकिन ऐसा लगता है कि इन लोगों को ये सोचना नहीं है। सोचना इसलिए नहीं है, बुद्धि का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है कि इनको केवल और केवल अफवाहें उड़ानी हैं। और अब तक जितनी अफवाहें इन्होंने उड़ाई हैं, कयासबाजी इन्होंने लगाई है, वो सारी की सारी तो गड्ढे में गई है। यानी उसकी कोई विश्वसनीयता नहीं निकली। वो सारी बातें इनकी ढपोर शंख थी, पाखंड थी, झूठ था, वो झूठा ही साबित हुआ। इसके बावजूद ये हिम्मत नहीं हार रहे हैं। इनके दुस्साहस की आप पराकाष्ठा देख लीजिए। कुर्सी खिसक जाती है उद्धव ठाकरे की, इनके बेटे की, एमवीए सत्ता से बाहर हो जाता है, लेकिन इनकी सेहत पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वैसे ही बिहेव कर रहे हैं,
वैसी ही एरोगेंसी है, वैसा ही अहंकार है, वैसे ही झूठ बोलते जा रहे हैं। दूसरे, जिन शरद पवार को ये आपका मराठी मीडिया में भी एक जो बड़ा हिस्सा है, सारा मराठी मीडिया नहीं, शरद पवार को जिस तरीके से चाणक्य बताता है सियासत का, तो उनकी चाणक्यगिरी कहाँ चली गई? जब उनकी पार्टी टूट गई, उनके भतीजे टूट करके चले गए, उनको तो कुछ पता ही नहीं चला, और अभी भी उनको पता नहीं है। पता लगता है कि 7 एमएलए पूर्वोत्तर के किसी राज्य के, वो भी अजित पवार के साथ चले गए। तो ये हाल है इन लोगों का। अब एकनाथ शिंदे ने अपने परिवार के साथ नई दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री निवास में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहां उसको लेकर के ही शुरू हो गए कि एकनाथ शिंदे को नरेंद्र मोदी ने बुलाया है, शायद समझाने बुझाने के लिए, मानसिक रूप से तैयार करने के लिए, और चूंकि अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाना है इसलिए उनको दिल्ली बुला करके नरेंद्र मोदी ने समझाने का प्रयास। हकीकत क्या है? इससे उनका कोई लेना देना भी नहीं है, कोई वास्ता भी नहीं है, इनको पता भी नहीं है, इनको बस चंडू खाने की चलानी है। हकीकत ये है जो एकनाथ शिंदे ने बताई कि मेरा परिवार प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहता था, हमने समय लिया, उन्होंने समय दिया, और पूरे परिवारजनों के साथ मिल बैठ करके उन्होंने बड़ी चर्चाएं की, कई विषयों पे चर्चाएं की। और एक बात जो ये लोग नहीं चलाएंगे, ये इस बात का नोटिस नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बराबर में उस कुर्सी पर जिस पर भारत के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आकर के बैठते हैं, राज्यपाल आकर के बैठते हैं, या जो विदेश से डिग्निटी आती हैं वो बैठती हैं, उस कुर्सी पर, उस सोफे पर एकनाथ शिंदे के बुजुर्ग पिताजी को अपने बराबर में बैठाया, उनको सम्मान दिया, उनको शॉल ओढ़ा करके एक तरीके से उनका अभिनंदन, केवल उनका अभिनंदन नहीं किया है, महाराष्ट्र में एक मैसेज भेजा है। बुजुर्गों का किस तरीके से सम्मान किया जाता है पीएमओ के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, ये एक मैसेज दिया गया है। लेकिन ये चीजें इनकी पकड़ में नहीं आती हैं, या इसका नोटिस ये नहीं लेते हैं, यहां आकर के ये आंख मूंद लेते हैं, और प्रधानमंत्री को जिसे जो संदेश देना होता है वो दे देते हैं, बड़े आराम से दे देते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।